फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में ये ध्यान रखना है कि एक जीन में म्यूटेशन होने से वहां पे कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन रुक जाता है। उस टायरोसिन कन्वर्जन के रुकने की वजह से मल्टीपल पाथवे पे अफेक्ट होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को फिर वहां पे कॉज हो जाता है। ओके बेटा, conversion of phenylalanine to tyrosis is reduced or ceases entirely and which affect the another 3 disease यहाँ पे दिखाया गया है, मेंटल रिटार्डेशन। और जब भी मेंटल रिटार्डेशन की अपन बात करते हैं तो और भी कई सारी डिजीज आ जाती है। रिड्यूस हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, इसका मतलब वो एंजाइम इन तीनों डिजीज, तीनों जगह की जो मेटाबॉलिज्म थी उसको कंट्रोल कर रहा था। सिस्टिक फाइब्रोसिस मैंने एडिशनल बताया। सिकल सेल डिजीज, दिस इज अगेन प्लियोट्रोपिक। अभी इसको अपन स्किप करते हैं थोड़ा। एडिशनल में लिथेलिटी का भी बताया था। लिथेलिटी भी पॉपुलेशन में स्टडी होता है क्योंकि डोमिनेंट लिथल सरवाइव नहीं करता है। ये कुछ कुछ पॉइंट आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोलैबोरेशन में अपन ने देखा था कॉम्ब के शेप पे। इन सब पोर्शन से कुछ पूछना है तो बताओ बेटा, नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी हम देख लेते थोड़ा। इन सबके क्रॉस करा रखे हैं, सबके रेशियो एक जगह नोट कराए थे, वो सब रेशियो आपको पढ़ना है। कुछ पूछना है बताओ, ठीक है। सब आप वहां से, ये बियॉन्ड द एनसीईआरटी थे तो वो सारे एग्जाम्पल आप एक एक बार रिवाइज कर लेना। किसी पोर्शन में पर्टिकुलर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस पोर्शन का सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर को मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस में लिया था। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स which are not so distinct in their occurrence and spread across a gradient। जैसे हम इसमें जाएं तो हम स्किन के कलर को ले सकते हैं और हाइट की बात करेंगे। ओके तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इंटरेक्शन मतलब एक ही ह्यूमन के अंदर मल्टीपल जीन कैसे होता है पॉपुलेशन में, मल्टीपल एलील का कैसा है पॉपुलेशन में, लेकिन पॉलीजेनिक मतलब एक ही ह्यूमन के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम पे या सेम क्रोमोसोम पे कई सारे जीन हैं जिनकी फंक्शनैलिटी के इंटरेक्शन और फ्रीक्वेंसी के रिजल्टेंट कुछ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे अपन ने देखा ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन, एक तीनों जीन एक साथ एक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है। जब मैं एबीओ सिस्टम बोल रही थी दैट इज मल्टीपल एलिल बेटा है ना, वो पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के एलिल प्रेजेंट है। यहाँ पे जीन है, जीन अलग अलग है और इनके एलिल भी होंगे। तो 6 जीन, 3 जीन और 3 उनके एलिलिक फॉर्म मतलब 6 एलिल प्रेजेंट होंगे हर ह्यूमन के अंदर, और उनके रिजल्टेंट कंट्रीब्यूशन से इट डिसाइडेड कि व्हाट इज द स्किन कलर, डार्क एकदम डार्क निग्रो वाला या एकदम फेयर या इन बिटवीन। तो यू विल फाइंड कि पॉपुलेशन में जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो जो मिड वाला होता है उस रेंज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलती है, एदर यू टॉक अबाउट द height, either you talk about the skin color. Okay, so such traits are generally controlled by 3 or more genes and thus called polygenic trait. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account of influence of the environment, obviously. ठीक है, जैसे आप कहते हो कि यूरोपियन बहुत गोरे होते हैं तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जो उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, अपने इंडिया में ही आप कश्मीर के साइड को देख लो तो एकदम अलग तरीके का उनका लुक है, रेडनेस है, थोड़ा स्किन एकदम फेयर है, रेड रेड है। और अपने साउथ साइड के देखो तो वहां पे मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस ज्यादा है तो पिगमेंटेशन ज्यादा है स्किन में। ह्यूमन स्किन कलर एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस पॉलीजेनिक ट्रेट दैट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिल, इफेक्ट ऑफ ईच एलिल इज एडिटिव बेटा, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है। जैसे
जस्ट सपोज कोई फंक्शन है, उसमें अलग अलग डिशेस बन रही है, तो कंप्लीट फंक्शन तभी सक्सेस होगा जब सब्जी बनाने वाले ने अच्छी सब्जी बना दी, स्टार्टर अच्छा है, डेजर्ट अच्छा है, ठीक है, और देयर इज समथिंग, कोई लिक्विड टी कॉफी है वो एक अच्छे टेस्ट में है, ठीक है, स्नैक्स कुछ है, लाइक, तो सारा का एक एडिटिव रिजल्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर पार्टी में किस तरीके का कैटरिंग था, ठीक है, आप ये कहते हो कि हाँ खाना बहुत अच्छा था, ओके बच्चा। तो फाइनली जो कलर या जो चीज स्प्रेड का दिख रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिल, कौन कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है वो उसका रोल हो जाएगा, है ना। लेट अस एज्यूम 3 जीन की बात कर दी गई, डोमिनेंट फॉर्म ए बी सी, अब ये याद रखना, तो तीनों के रेसेसिव फॉर्म क्या हो जाएंगे, ए बी सी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर। तो जब तीनों होंगे ए बी सी सब डोमिनेंट और इनके एलिल वो भी डोमिनेंट ए बी बी सी सी, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कर कलर बेटा, सबसे डार्केस्ट, डार्कर क्या डार्केस्ट, है ना, क्लियर है। चलो इसको भी हम लोग एकदम बढ़िया से वहां पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम पहले एल की बात कर लेते हैं। जीनोटाइप ए बी बी सी विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर एंड विद ऑल द रेसेसिव, सबके रेसेसिव की कॉम्बिनेशन है, तो ए बी बी सी सी इट विल स्किन कलर सबसे फेयरेस्ट हो जाएगी, फेयर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि हर एक जीन का दोनों एलिल प्रेजेंट है बेटा, तो कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज पॉलीजेनिक। इज इट क्लियर? पहले ये फंडा समझ में आया, यस और नो? नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिल इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन, सभी एलिल का रोल फाइनल क्या दिखेगा उसको डिटरमाइन करेगा, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, सबका अपना अपना सिंथेसिस का पाथवे है, सब अपने अपने पाथवे के प्रोटीन और प्रोडक्ट को बनाने के बाद फाइनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि स्किन का कलर या पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ह्यूमन की हाइट, दो एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, वो कैसी रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल की हाइट का, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपको मिड में, ना बहुत छोटे वाले ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन में, ना बहुत 6 फीट की हाइट वाले आपके पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं, आप इसको स्कूल में भी देख सकते हो, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उसमें। देन अगेन हाँ, एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और है, कलर ऑफ आई, दैट इज अगेन पॉलीजेनिक। हेयर कलर, हेयर कलर भी हाँ, स्किन कलर, आई कलर, हाइट, ओके। आई थिंक फंडामेंटल इसका कलर क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा एलिल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट विल डिसाइड कि हाँ किस तरीके का उसका फिनोटाइप दिखेगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको ट्रेट ऐसा नहीं दिखेगा कि एकदम पेरेंटल डोमिनेंट, एकदम पेरेंटल रेसेसिव या इनकम्प्लीट, देयर इज अ शेड, ग्रेजुअल ग्रेजुअल वेरिएशंस दिखेंगे आपको, समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, बाकी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए कि होमोलोगस, सेम लोकस, कहीं अलग अलग जो भी जीन है वो अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है, सबकी अपनी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की फिनोमेना है, उसके रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस पूरे प्रोडक्ट के एडिटिव इफेक्ट से एक कंप्लीट फिनोटाइप दिख रहा है, जो आप या तो स्किन कलर में बात कर लो, हेयर कलर में बात करो, आई कलर में बात करो, किसी भी केस में, ओके। तो पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो कॉम्बिनेशन इतने ही बन सकते हैं, दिस इज, इसमें आपको जो रेशियो मिलता है दैट इज, कहाँ है बड़ा, ये 1:6:15 20:15 6:1, तो वेरी लाइट, वेरी डार्क, डार्क, फ्यू लाइट, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो सबसे ज्यादा आपको जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मिलती है दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चा। और कुछ यहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन की बात है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गैमेट की आप पोजीशन देख लो, तो उससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितने पॉसिबल गैमेट बनेंगे, ये भी पूछा नहीं जाता है बट यू शुड नो, ठीक है। अगेन जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट है, मेल गैमेट मल्टीप्लाई बाई द फीमेल गैमेट, उतने बॉक्सेस आपके बन जाएंगे, 1 2 3 4 4 4 8
8 8 64। ओके बच्चा, दिख रहा है आपको? ये सब भी कराया हुआ है। कंटिन्यूअस वेरिएशन, ओके, ये आपको ध्यान हो, इसमें मैंने बताया था वही फ्रीक्वेंसी वाली बात, जो ऐसे ही मैंने बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी कितनी जीन इनकॉर्पोरेट कर रही है, उसका कितना फ्रीक्वेंसी, कितना रोल है। ठीक है, 4 5 लोग बहुत दमदार खड़े हैं लेकिन 2 के हाथ पैर बांध दिए हैं, तो वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। ओके, जो फ्री है वही कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे लड़ाई हो रही है, चाहे बातें हो रही है, चाहे जो चीज हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ऑल दिस ट्रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिट एडिटिव, सबका सम अप करके फाइनल रिजल्टेंट दिखेगा। ओके, फिर क्या आएगा? ये सब चीजें छोड़ो, ये हम कभी रिवाइज करा देंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया मैंने शुरू में, थोड़ा सा आप इसके भी ईयर वगैरह मेंशन कर लो, कहीं पे अगर कुछ नोट किया है तो वो पूछ लो बेटा। चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी। यहाँ से कोई क्वेरी है बच्चा? इस पर्सन से कोई क्वेरी है तो बताओ, अदरवाइज वही मियोसिस का कॉन्सेप्ट है। मियोसिस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर का सेपरेशन, हर क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, जीन मूव करेंगे, क्रोमोसोम के साथ मूव करेंगे, वही सारी चीजें। कॉम्बिनेशन, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो हमने देखा हुआ है। जर्म सेल में फाइनली एक जीन का एक ही एलेल आएगा, मतलब एक कैरेक्टर का एक ही, चाहे मदर फादर वाला, वो जो भी रिकॉम्बिनेंट बनता है उसमें से एक ही आएगा। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा जर्म सेल्स में। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर भी आपका कुछ मार्क पोर्शन है तो आप उसको पूछ लो। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एनाफेज फर्स्ट में होता है, सेग्रीगेट करते हैं। फिर यहाँ पे एक पोर्शन पूरा चलेगा कि मॉर्गन ने इन सब चीजों का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच स्टडी किस पे किया था, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। क्यों किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 15 डेज की लाइफ साइकिल, कैरेक्टर बहुत रिलेटिवली हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हैं, कई सारे कैरेक्टर हैं, एक मिनिएचर क्रिएचर है जिस छोटे से फ्रूट फ्लाई के अंदर आप कई विंग्स के कैरेक्टर, उसके लेग्स के कैरेक्टर, उसकी आई के कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हो। क्रोमोसोम नंबर कम है, जीन कम है, और एक्सप्रेशन यू कैन रीड इन वेरी लेस ड्यूरेशन, 15 डेज के ड्यूरेशन में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा वो वाई वाई ड्रोसोफिला, ठीक है, और मेल और फीमेल अलग है, ये सारी बात। नाउ कम टू लिंकेज बेटा। फिर भी इस पोर्शन से भी कुछ रिलेटेड हो तो आप पूछते रहना, बाद में मैसेज वैसेज पे पूछ लेना, कुछ लगेगा, या मैं रिटर्न में आती हूँ तो टेस्ट दे लो, फिर भी बात कर लेंगे उसको। ठीक, लिंकेज, लिंकेज भी एकदम शॉर्ट में स्वीट एंड सिंपल, क्रोमोसोम, जीन, लोकस, पेयर। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है हमें। एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट सारे जीन आपस में लिंक होते हैं। एक कार, उसके अंदर की सारी सीट दैट इज लिंक टू ईच अदर, वो उस कार की सीट होती है बेटा, जिधर कार जाएगी उधर सीट जाएगी। तो सेम वे में आप क्या कह रहे हो वहां पे कि लिंकेज है जो एक क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है, लेकिन लिंकेज किसमें कम किसमें ज्यादा होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो एक एक जब भी आप लिंकेज बात करोगे तो 2 क्रोमोसोम की बात नहीं करोगे। जब आप क्रॉसिंग ओवर बात करोगे तो बिटवीन द होमोलोगस पेयर बात करोगे। जब आप लिंकेज बोलोगे क्रॉसिंग ओवर के रिस्पेक्ट में, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की अपनी अपनी लिंकेज होगी। ठीक है बच्चा, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज दोनों अलग अलग है। क्रॉसिंग ओवर चांसेस जहां हाई होगा जहां लिंकेज कम है। ठीक, जो जितना डिस्टेंस में होगा उनके बीच में उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। इसको मैंने तुम्हें समझाया था, फिर से मैं वही एक इमेज बना देती हूँ ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे, फिर उस पर बात कर लेंगे। इफ आई सेड A B C D E,
ABCDE। तो E को A से अलग करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत जगह पे आप कट करोगे तो E और A अलग हो जाएंगे। जैसे हम ब्रॉडली बोले यहाँ 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 यहाँ, कहीं पे भी कट मारा आपने तो E और A अलग हो जाएंगे। लेकिन B और E को A को अलग करने के लिए आपको बस इस बीच में कहीं पे कट, क्रॉसिंग ओवर इस बीच में होगा, तभी वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो जितनी लिंकिंग हाई होती है उतना इनहेरिटेंस पैटर्न में वो जीन साथ साथ चलते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? तो हाईली लिंकिंग जीन के अगर आप कैरेक्टर्स देखोगे तो वो लेस रिकॉम्बिनेंट को शो करेंगे, और डिस्टेंस वाइज जीन की आप कैरेक्टर को देखोगे और उससे बनते हुए फिनोटाइप की बात करोगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। बता दो फटाफट, समझ में कितना आया कितना नहीं आया? तो linkage is what? Linkage is the connection between all genes on a क्रोमोजोम। एक सेम क्रोमोजोम पे सभी जीन्स का आपस में कनेक्शन क्या होता है? लिंकिंग। ओके। सिंटेनिक क्या होता है? बड़ा प्यारा वर्ड है ये भी। दो जीन के बीच में कनेक्शन सिंटेनिक है। ओके। लिंक जीन्स आर सिंटेनिक, लेकिन सिंटेनिक जीन्स आर नॉट ऑलवेज लिंक। जो दूर में डिस्टेंस में है, जैसे ए और ई मैंने डिस्टेंस में बनाया था, तो दे आर नॉट सिंटेनिक बेटा, दे आर लिंकेज। लिंक है वो, लेकिन आसपास जो था वो सिंटेनिक है। बी ए से सिंटेनिक जीन है। टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सिंटेनिक। चलो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छे अगेन इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दी थी? मॉर्गन एंड कैस्टल ने। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई क्वेरी है बेटा? कितना बज गया? ओके। चलो, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इज व्हाट? ये जो हमने अभी सारी बातें बताई ना, कि एक होमोलोगस उस पे प्रेजेंट सारे जीन वो इनहेरिटेंस में एक साथ ही कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, बार बार सेम कैरेक्टर कैसे दिख रहा है, ह्यूमन के मैक्सिमम कैरेक्टर सेम क्यों है, क्या रीजन है इसका कि ये बार हर बार अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ उसके ट्रेट हमें अलग अलग दिखते हैं। तो ट्रेट इज रिलेटेड टू वेरिएशन एंड लिंकेज इज रिलेटेड टू एसोसिएशन। वो कितना आपस में एसोसिएट है, वो कैरेक्टर वैसे ही ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे जस्ट इमेजिन आपके फिंगर की नंबर 5 है, तो जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ फिंगर्स इन अ हैंड और लेग, वो जीन कैसे हैं आपके? बहुत हाईली लिंक्ड है। तभी हर ह्यूमन में, मैक्सिमम ह्यूमंस केस में डेरिवेशन डेविएशन है इसके, बट मैक्सिमम केस में हम कैसे पढ़ते भी यही है कि फिंगर हमारी 5 होती है। ठीक है। बट फिंगर के साइज, फिंगर के ऊपर जो स्किन है उसका कलर, नेल की क्वालिटी, ठीक है, दीज आर द जीन्स जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड नहीं है, और उन सभी में वेरिएशंस आते हैं। आई होप इट इज क्लियर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और इसके आप उसको समझ लो जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी। रेशियो बेटा जहां पे भी दिया हुआ है बढ़िया से उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो। चलो मैं ये डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। जैसे y और w, अब आपको इस रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है कि प्लस साइन इज ऑल्सो फॉर द डोमिनेंट, डोमिनेंट, है ना? तो ये वाला है डोमिनेंट, ये वाला है रेसेसिव, इतना आप ध्यान में रखो। लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, वाइल्ड टाइप लिखा है दैट इज डोमिनेंट, प्लस लिखा है दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ डोमिनेंट। तो वाइल्ड टाइप का भी मतलब है डोमिनेंट। येलो व्हाइट, यहाँ पे आपको अपीयरेंस दिख रहा है। नाउ कम टू कि इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पेरेंटल क्रॉस ए को देख रहे हैं बेटा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में वाई डब्ल्यू हमें बहुत क्लोज क्लोज दिख रहे हैं, तो हमें एक नया वेरिएशन मिल रहा है यहाँ पे येलो व्हाइट का, लेकिन वो अगेन वही हेट्रोजाइगस टाइप से। आप देखो इसके साथ इसने कॉम्बिनेशन बना लिया, इसके साथ इसने कॉम्बिनेशन है, यही पॉसिबिलिटी है। ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, इसके साथ क्रॉस कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे आपको वाइल्ड टेप मिल रहा है, यहाँ पे येलो व्हाइट मिल रहा है। देन आप इसका दूसरा पोर्शन एक बार और, ये कंप्लीट है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में यू कैन सी बेटा यहाँ पे Y और W बहुत आसपास थे, क्लोज हैं, इनके बीच में लिंकिंग हाई है। ओके।
तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा मिला है परसेंटेज में, दैट इज 98.7। ओके, रिकॉम्बिनेंट नए जो पेरेंट से डेविएट किए हुए बहुत कम मिल रहे हैं, 1.3%। ओके, क्लियर है ये चीज? क्यों? रीजन इज लिंकेज। वाई और डब्ल्यू जीन आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम है। एंड रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज को तोड़ता कौन है? क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्लियर है? दूसरे केस में देख लो, यहाँ पे डिस्टेंस देखो ज्यादा है, डिस्टेंस इज मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन। वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और अभी हम इस बीच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज के, न्यूमेरिकल वाले, तो उसमें भी ये सब हम बोलते ही रहते हैं, तो आप सुनना ध्यान से। नाउ व्हाट यू सी कि डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ज्यादा है ना? वेरिएशन के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा? पेरेंटल टाइप कम हो गया इसके कंपैरिजन में, 98.7 से 62 आ गया, और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बढ़ गया। ये कहा 1 पॉइंट था, यहाँ पे 37.2 आ गया। मतलब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। Linkage result of two hybrid dihybrid crosses conducted by Morgan. Cross A shows crossing between gene Y and W, और यही सब चीजों की बात मेंडल ने नहीं की थी, और मॉर्गन ने मेंडल को क्रिटिसाइज नहीं किया था। वो मेंडल को रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन उसमें उन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करके एड ऑन कर लिया कि जो वेरिएशन मिल रहे थे सटन को, बवेरी को, और बीच में जो और साइंटिस्ट थे बैटसन वगैरह, उनको जो वेरिएशंस मिल रहे थे, व्हाई दिस वेरिएशन, तो इन्होंने डिस्कवरी कर डाली, दैट इज द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो विद रिस्पेक्ट टू मेंडल डिस्कवरी, ही कंक्लूडेड दैट कि देयर इज अ लिंक बिटवीन द जीन्स। वो लिंक जितना ज्यादा होगा वेरिएशन उतना कम होगा, वो लिंक जितना कम होगा वेरिएशन कंपैरेटिवली हायर होगा। ओके, आप यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस साइन इज फॉर द डोमिनेंट या वाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे एक में जब आप वाई डब्ल्यू का एग्जांपल लिए, क्लोज थे तो लिंकेज हायर था। डब्ल्यू और एम दे आर लिंक्ड, एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो लिंक है, लेकिन लिंकेज लो है इनका कंपैरेटिव टू वाई डब्ल्यू। फिर उन्हीं के स्टूडेंट थे स्टूडेंट, इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग का खोज निकाला, मतलब वो मैप यूनिट वाला जो आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फ्रैगमेंट ऑफ जीन्स और उनका सीक्वेंस करना, वो सारा चीज देखा। तो ये स्टूडेंट ने खोजा, और वो आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग का अभी भी बेसिस है, और उसी बेसिस पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंसिंग की गई है। ओके, दैट इंट्रोड्यूस द मैपिंग ऑफ जीन। जीन की लोकेशन, जिस आप लोकेशन की बात कर रहे हो, जो आप कह रहे हो कि जीन एक साथ हैं, तो उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर दिया इन्होंने। कोई क्वेरी है यहाँ से बेटा? बच्चा बताओ। चलो ठीक है, अब हम डायरेक्ट डिसऑर्डर पे आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी आई थिंक कुछ ऐसा बताना नहीं है। एक एक्सो टाइप है, एक एक्स वाई वाला है, ह्यूमन वाला, एंड देन बर्ड वाला है। ठीक है, तो तीनों सिस्टम, और फिर आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला है, मतलब हैप्लोडिप्लॉइडी। एक ही पॉपुलेशन के अंदर मेल गैम एक ही पॉपुलेशन के अंदर हैप्लॉइड भी हैं, जैसे ड्रोन, और फीमेल है डिप्लॉयड है, हनी बी वाला आ जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है नहीं। कैसे डिटरमाइन होता है ये, अब आपको इतनी जेनेटिक्स पता है कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ह्यूमन का आप जानते हो, एक्स 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 वाई, तो ऑटोजोमल क्रोमोसोम तो डिसाइड नहीं करेंगे, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम ही डिसाइड करेंगे। तो एक्स और वाई, इसमें भी कौन डिसाइड करा रहा है? वाई। ठीक है, मेल। तो वाई एक्स के साथ जाएगा, फीमेल एक्स कंट्रीब्यूट करेगी हर केस में। मेल के पास दो गैमेट की प्रोबेबिलिटी है, एदर वाई एदर एक्स। जो कंबाइंड हुआ उसके रिजल्टेंट या तो एक्स वाई बनेगा तो मेल हो जाएगा, एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल हो जाएगा।
टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों में, जिसको तुम्हें मैंने एक स्टोरी बोली थी कि अगर मुर्गी की सास कहती है कि तुम सारी मुर्गी पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है बहुरानी, तो वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के केस में इट इज नॉट करेक्ट कि सारी बेटियां आ रही हैं ऑफिस स्प्रिंग में, सभी बेटियां हो रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार बहुरानी नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे आप फनी टाइप से इसको याद रख सकते हो। हम लोगों में मेल हेट्रोगेमिटी होती है एंड बर्ड के केस में फीमेल हेट्रोगेमिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट 50-50%, मेल के केस में है, फीमेल के केस में तो एक ही है, 100% एक्स गैमेट ही होगा। हनी बी का मियोसिस के बाद अगर गैमेट बन रहा है और गैमेटिक फ्यूजन से बनेगा तो फीमेल बनेगी, ठीक है। वर्कर भी बनेगी, वर्कर ये है जो रॉयल जेली को फीड करेगी, वो क्वीन भी हो जाती। तो रॉयल भी मतलब वर्कर भी और क्वीन भी दोनों ही फीमेल है, उनका कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है नेचर। लेकिन फीमेल डायरेक्ट डेवलप हो गई, मेल को प्रोड्यूस कर दी, उस केस में वो क्या है, ड्रोन बनाएगी, दैट इज हैप्लॉयड मेल। इसलिए इसमें एक स्टेटमेंट होगा कि मेल का मेल हनी बी का कोई फादर नहीं होता, लेकिन उसकी ग्रैंड फादर होते हैं, ठीक है, या ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये फीमेल एक मेल के फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से बनती है। तो इस तरीके से आप वहां पे रीड कर लेना, फिर भी कुछ मार्क है तो आप अभी आज भी पूछ सकते हो। कम टू म्यूटेशन भी छोड़ते हैं, अभी डिसऑर्डर पे आते हैं ना। म्यूटेशन तो 3-4 बार हो चुका है ऑलरेडी। पेडिग्री एनालिसिस, दिस इज इम्पोर्टेंट। पेडिग्री एनालिसिस मेनली जो आप ड्रोसोफिला में बात कर रहे हो, जो आप मटर के प्लांट में बात कर रहे हो, वो बात आप अप्लाई नहीं कर सकते ह्यूमन के केस में, क्योंकि ह्यूमन का पढ़ने वाला भी ह्यूमन है और उसकी भी लाइफ स्पैन रिलेटिवली जिस ह्यूमन पे वो स्टडी कर रहा है उतना ही लाइफ स्पैन होगा। तो अगर वो देखने बैठेगा तो वो खुद बूढ़ा होके खत्म हो जाएगा और सामने वाला भी खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के फिनोटिपिक या डिजीज पैटर्न को बैठ के स्टडी कर पाए और रिलेशनशिप फाइंड आउट करे, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आने में, उसके बड़े होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या किया गया है, दैट इज ट्री एनालिसिस। एक फ्लो ट्री बनेगा जो डिजीज ट्री होगा उस पर्टिकुलर फैमिली की 4-5 जनरेशन की, ठीक है। दादा, दादा के पापा, पापा के पापा, इस तरीके से एकदम रेंज बनेगी और उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डिजीज, जिस डिजीज की भी स्टडी हो रही है उसकी पैटर्न क्या है, कितने मेल कितने फीमेल, इज इट स्पेसिफिक और इट इज नॉन स्पेसिफिक, ऑटोजोमल है, मेल फीमेल का कोई स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है पैटर्न। तो वो सब आप एनालिसिस जब करते हो एक ट्री डायग्राम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। तो ये सब किससे कहानी है, कुछ रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये आप बढ़िया से अच्छे से, मेल फीमेल कोई सेक्स नहीं पता है, डायमंड शेप, अफेक्टेड ब्लू से शो किया हुआ, मेटिंग एक सिंगल लाइन से शो करते हैं, डबल मेटिंग डबल लाइन शो करता है, क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। देन ये क्या शो करता है, दिस इज शिबलिंग लाइन, ओके, ये है मैरिज लाइन, ये है सिबलिंग लाइन, एंड देन अगेन इनका जिससे होगा वो मैरिज लाइन हो जाएगा। तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बेलो, ये आपका एक चिल्ड्रन और सिबलिंग और मैरिज पूरा कंबाइन हो गया। चलो ये सब तो खैर तुम लोग को पता है। पैटर्न पे बात करते हैं अपन। पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ का पेडिग्री एनालिसिस का भी मैं वीडियो दे देती हूँ, वो देख लेना तुम लोग डिटेल में, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगी तो फास्ट ही होगा। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा, अगेन दो दो पॉसिबिलिटी, या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा या तो ऑटोजोमल रिसेसिव होगा, ठीक है। मतलब या तो ऑटोजोमल होगा या तो सेक्स लिंक डिजीज होगी। ऑटोजोमल होगी तो फिर से दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो डोमिनेंट होगी या तो रिसेसिव होगी। सेक्स लिंक्ड होगी तो अगेन दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो सेक्स लिंक डोमिनेंट होगी या तो वो सेक्स लिंक
रेसेसिव होगी। तो एक पैटर्न दिखेगा और आपको जितनी भी पढ़नी है डिजीज, ऑल आर द रेसेसिव डिजीज। मेंडेलियन डिसऑर्डर की जितनी डिजीज दी हुई है दैट इज रेसेसिव डिजीज। तो सिर्फ आप वहां पे क्या करोगे बेटा, डिसऑर्डर और उसका पैटर्न, पैटर्न देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा जीन म्यूटेंट हुआ था। जब हम बोले मेंडेलियन डिसऑर्डर, इट मीन्स इट रिलेटेड टू म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, जीन से रिलेटेड म्यूटेशन की मतलब फैक्टर पे डिपेंडेंट है और उसके रिजल्टेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में कुछ इश्यू आ रहा है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। जब हम क्रोमोसोम बोलेंगे तो क्रोमोसोम की आर्म से रिलेटेड समथिंग, या क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड, क्रोमोसोम या तो टूट गया, क्रोमोसोम या तो जुड़ गया, क्रोमोसोम या तो कम हो गया, क्रोमोसोम या तो बढ़ गया, तो दैट इज होल क्रोमोसोम, अबाउट द क्रोमोसोम। तो ऐसे डिसऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। विच वन इज रेयरेस्ट, रेयर डिजीज में आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना। ठीक है, तो सभी इनको स्टडी करने के लिए जब आप मेंडेलियन डिसऑर्डर करोगे तो आप वहां पे पेडिग्री एनालिसिस को यूज करोगे मेंडेलियन पैटर्न को देखने के लिए। क्या क्या डिजीज है आपकी, हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, ऑल आर रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, सभी जितने नाम दिए हैं सभी रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, बट जितने यहाँ पे नाम है ये सभी आपके डोमिनेंट वाले, रिसेसिव वाले। पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजिली अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आप पूरा पिक्चर से कवर करो। अब हम जस्ट डिजीज पे आ जाते हैं। फर्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, रेसेसिव तो सब है, ये कॉमन चला गया। ऑटोसोमल रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड है तो किसमें ज्यादा दिखेगी, मेल में या फीमेल में। मैं क्वेश्चन पे आती हूँ बेटा डायरेक्ट, है ना। मेल में, मेल में दिखेगी, वाई, बिकॉज इट इज रेसेसिव। रेसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आना पड़ेगा, और अपन है, ये है सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। तो होमोजाइगस कंडीशन होगी तो हमेशा फीमेल जो होगी वो अफेक्टेड होगी, और अफेक्टेड फीमेल होगी तो आप समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर दो, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखेगा। तो अगर हीमोफिलिक होगी तो उसका इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि वो रिप्रोडक्टिव फेज तक या उतना डेवलप नहीं कर पाएगी कि वो मैराइटल स्टेज तक जा पाए। ठीक है, और गई भी तो उसमें बहुत वो सीवियर रहेगा। और अगर वो रेसेसिव है तो ऑब्वियसली ट्रेट उसमें दिख रहा है तो वो पैटर्न होगा। तो इस सब केसेस में क्या होता है कि फीमेल के मैरिज करने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। और फीमेल में कैसे आएगा, कंडीशन इज सेम, फादर शुड बी इफेक्टिव एंड मदर, मदर मिनिमम या तो उसको डिजीज हो या तो वो कैरियर हो, कैरी कर रही हो डिजीज को। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट थे अपने, जैसे इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4%, पूरी पॉपुलेशन में 8% मेल में हो रहा है और 0.4% फीमेल में हो रहा है। ठीक है, रीजन समझ में आया आपको। एक क्रॉस ले लेते हैं अपन कोई, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनका कलर ब्लाइंडनेस, इन सब कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया का एक ही जैसा चलेगा। इसमें देखो, देखो डोमिनेंट डिजीज को पहचानने का सबसे पहला फंडामेंटल क्या है कि पेरेंट्स में वो डिजीज होगी ही होगी, और हर स्टेप में डिजीज होगी। अगेन मैं ये सब चीजें अभी नहीं बता रही ताकि आप वो जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे उसी में कंप्लीट होगा। बट पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो व्हाट इज नीडेड कि ये कैरियर होगी, ये नॉर्मल है इस केस में, कैरी यहाँ पे हुआ, और डोमिनेंट जीन आ गया, बढ़िया। रेसेसिव केस में वो एक्सप्रेस होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये वाला गया तो ये डिजीज होगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। दैट्स वाई मेल में परसेंटेज ऑफ चांसेस हाई है। अब कंडीशन क्या है फीमेल में आने की, जब इस एक्स वाई जिसको डिजीज है, कैरियर नहीं है, वो या तो डिजीज से ही शादी कर ले या तो कैरियर से शादी कर ले। तो डिजीज वाले शादी दिखेगी नहीं, ये खुद ही नहीं शादी के एज तक जा पाएगा, गया तो भी इफेक्ट होगा। तो उसी केस में रेयर चांसेस हैं कि फीमेल में एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज के पैटर्न दिखे। डोमिनेंट तो दिखेगा ही दिखे, डोमिनेंट के केस में नहीं बचा सकते।
नेक्स्ट है आपका, ये दोनों ही देख लो, हिमोफीलिया, सेक्स लिंक, दोनों का पैटर्न सेम रहेगा बेटा, कलर ब्लाइंडनेस एंड हिमोफीलिया। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया, इसका कोई मेल फीमेल से नाता नहीं है, दिस इज ऑटोसोम एनीमिक। ठीक है, एक आपके नॉलेज के लिए आपको क्वेश्चन कहीं मिला होगा तो वहां पे दो डिजीज का कॉमन इफेक्ट सिकल सेल एनीमिया जिस पर्सन को होता है उसको मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। कभी अपन उसके रीजन पे बात करेंगे, आज सिर्फ आ गया ध्यान में इसलिए आपको बता रहे हैं ना। ऑटोजोम है तो सेक्स डिपेंडेंट तो हुआ नहीं, लेकिन रेसेसिव है तो ऑटोजोमल होमोजाइगस रेसेसिव केस में ही वो अपने को एक्सप्रेस करेगा, तो ऑलवेज देयर इज चांसेस ऑफ 50-50% चांस चलेगा। अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसवर्जन है, ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडिन में, प्यूरिन प्यूरिन में, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन पढ़ाया हुआ है, ट्रांसवर्जन टाइप का, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन, रिजल्ट है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है जिसमें ग्लूटामिक एसिड वैलिन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कहाँ पे? 6 पोजीशन, किस चेन में? बीटा ग्लोबिन चेन में। अल्फा दो बीटा होते हैं, एक बीटा ग्लोबिन चेन में अफेक्टेड होगा ये फॉर्मेशन। दैट्स वाई वो पूरा जो आरबीसी का शेप है वो राउंड और कॉन्केव बाई कॉन्केव राउंड शेप से वो श्रिंक होके कहाँ पे चला जाता है? सिकल शेप में। सिकल शेप में हो गया तो उसकी कैपेसिटी, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वो कम हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन कम होगा, दैट्स वाई पर्सन बी कम द एनेमिक। यहाँ पे एक आपको थैलेसेमिया के साथ याद रखना है, फिनाइल कीटोनुरिया पे बात हुई है, दैट इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलेसेमिया के केस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला चीज याद रखना बेटा, है ना। यहाँ पे क्वांटिटेटिव बात होगी, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उनकी क्वांटिटेटिव हिंड्रेंस होगा, जबकि सिकल सेल में क्या था? क्वालिटी बदल गई, ग्लूटामिन की जगह वैलिन था, वो सिकल, वो दैट इज क्वालिटेटिव। तो एक यहाँ पे पैराग्राफ था। वैसे तो टाइप आप समझ लो, बीटा थैलेसीमिया बीटा ग्लोबिन से, अल्फा थैलेसीमिया अल्फा ग्लोबिन से रिलेटेड रहेगा। फॉर्मेशन 16 क्रोमोसोम वगैरह तो लोकेशन हो गया। हाँ ये वाला, थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव। नाउ नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें मैंने कुछ तुम लोग को एनिप्लाइडी वगैरह बढ़िया से अच्छे से बताई हुई थी कि नंबर क्रोमोसोम का कैसे वेरी हो सकता है, क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट या तो डिलीट हो सकता है, या तो एड ऑन हो सकता है, या तो पूरा इन्वर्जन हो सकता है, रोटेट हो जाए। देखो कहीं पे इमेज होता है तो फटाफट मैं बताती हूँ जरा। चलो छोड़ो, ठीक है। तो इसमें आपको एन्यूप्लाइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड जो देखना है, 21st क्रोमोसोम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको। एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 18 का ट्राइसोमी है, मतलब इस पोजीशन पे एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा आ गया, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम वही है, सेट ऑफ क्रोमोसोम उतने ही है। डाउन सिंड्रोम आपका ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। और फिर इसके आपको फीचर्स दिए हुए हैं। एक मिनट कहाँ पे है? ठीक है। ये ये बड़े पूछे जाने वाला है, पामर्स क्रीज। चलो अब टाइम ओवर हो रहा है, अपन यहीं पे रखते हैं। इससे रिलेटेड भी अभी कुछ पूछना हो तो कर लेना, नहीं तो मैं कल परसों में डिजीज वाले पोर्शन का या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, फिर आके एक लेक्चर और ले लेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस में कोई रिवीजन चाहिए क्या?